नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज एक छोटी सी खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल थी। दरअसल यह खबर थी राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर का उद्घाटन इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को किया जाना है और इसमें एक अखबार की कटिंग जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल थी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बुजुर्ग नेता यानी मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को भी निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन इस निमंत्रण के साथ साथ यह भी कहा गया है कि उन्होंने निमंत्रण तो भेजा है, लेकिन आरएसएस से ही जुड़े एक नेता का कहना है, चंपत राय जी का कहना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अपना उम्र देखते हुए एल.के. आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी न आए। उसके बाद से यह खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। हालांकि पहले यह खबर जब मैंने सुबह में पढ़ी तो मुझे लगा कि किसी मस्खरे ने मजाक से फोटोशॉपिंग द्वारा ये सब फैलाया होगा, लेकिन बाद में जब यह खबर बहुत सारे अंग्रेजी के अखबारों में भी छप गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस परिवार अपने को कहती है और इसके नेता पूरे देश में घूम घूम कर अन्य राजनीतिक दलों को, राजनीतिक संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को इस बात के लिए आलोचना करते हैं, इस बात की आलोचना करते हैं कि आरएसएस के अलावा अब किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक संगठनों, दलों में कोई पारिवारिक संस्कार नहीं रह गए हैं। वैसे पारिवारिक संस्कार जो भारतीय समाज का नींव है, जिस पर भारतीय समाज टिका हुआ है, उस आरएसएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे एक प्रोग्राम में राम मंदिर के उद्घाटन में उस व्यक्ति को निमंत्रण भेजकर न बुलाए जाने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने एक ज़माने में राम मंदिर आंदोलन को तेजी से बढ़ाया और उसी के कारण आज प्रधानमंत्री वह व्यक्ति हैं जो उसी व्यक्ति के कभी पीछे पीछे घूमा करते थे। जाहिर सी बात है कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का वह पुराना तस्वीर बार बार मीडिया के सामने फैलाया जाता है ताकि लोग उन्हें कहे कि नरेंद्र मोदी जी ही वह व्यक्ति हैं जिनके कारण राम मंदिर बन सका है। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि राम मंदिर जहाँ एक तरफ आरएसएस का मुद्दा था, भाजपा का मुद्दा था, वहीं आरएसएस के नाम पर डट कर राजनीति करने वाले अगर कोई नेता थे तो वे लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने जहां एक समय में नरेंद्र मोदी जी को, जब वे मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गोधरा दंगा के समय, ये तो सभी जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी को हटाए जाने की बात चल रही थी, तब एक कॉन्फ्रेंस में लाल कृष्ण आडवाणी एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय नरेंद्र मोदी जी के बचाव में बातें रखी थी और उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया और कोई दूसरा भाजपा का मुख्यमंत्री गुजरात में नहीं बना। जाहिर सी बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी के आशीर्वाद से, बचाव से ही नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने रहे। इतने बड़े दंगे के बाद भी किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं तय की गई और वे सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी के लिए प्रधानमंत्री बनने का समय आया 2014 में, तो वे लाल कृष्ण आडवाणी जी साइड कर दिए गए। बल्कि न केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी साइड कर दिए गए, एक एक नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के संपर्क के थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के आशीर्वाद से थे, जो भाजपा में जिनकी उन्नति, जिनका विकास, जिन्हें आगे ही लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीतिक सूझबूझ के कारण हुआ था, इसीलिए उनके सारे चहेते नेताओं को राजनीति में साइड कर दिया गया। हाल ही में भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए,
जिसमें 3 उत्तर भारतीय राज्यों में जो प्रमुख चुनाव माना जा रहा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पद के जितने भी दावेदार थे या कहें पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के पहले, ये वे उम्मीदवार थे, ये वे मुख्यमंत्री थे जो कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी के आखिरी चहेते नेताओं में से थे। चाहे वे शिवराज सिंह चौहान की बात हो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चाहे वह रमन सिंह की बात हो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, चाहे वह वसुंधरा राजे की बात हो जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। इन तीनों मुख्यमंत्रियों को अंततः नरेंद्र मोदी की टीम ने राजनीति से साइड कर दिया। सबसे दुखद तो शिवराज सिंह चौहान के लिए है, क्योंकि जिस उम्र में शिवराज सिंह चौहान को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने के बावजूद राजनीति में मुख्यमंत्री पद से साइड करके उन्हें अलग कर दिया गया है। 64 वर्ष में उतने ही वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उम्र लगभग 63 या 64 हो रहा था, जो आज शिवराज सिंह चौहान जी का हो रहा है। उन्हें युवा नेता बनाए जाने की बात हो रही थी। 64 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को युवा नेता इस देश के बना रहे थे, और शिवराज सिंह चौहान 63 वर्ष की आयु में, 64 वर्ष की आयु में बुजुर्ग नेता हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दरअसल भाजपा की राजनीति में कौन कैसे कब युवा होता है, कौन कब कैसे बुजुर्ग होता है, कौन कब कैसे मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनता है। तो जिस पारिवारिक संस्कार का हवाला कम से कम आरएसएस में दिया जाता है, यह पारिवारिक संस्कार भारत के समाज में, राजनीति में या अन्य संगठनों में, संस्थानों में न हो तो ही अच्छा है। आप देखेंगे कि भाजपा की सरकारें जब से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जीतने लगी हैं, अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा जहां जहां चुनाव जीत रही है, वहां अब राज्यों में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं वे कोई नेता यानी लोकप्रिय नेता नहीं होते हैं। उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है और खुले रूप से होता है, जो पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, वह है पिक, यानी कि चुने हुए। जनता चुनती है नेता को, यानी कि मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को देखकर वोट दिया कि ये वे मुख्यमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह को देखकर वोट दिया कि रमन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व को याद कर भाजपा को वोट दिया कि अगर भाजपा की बहुमत आती है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन भाजपा ने अलोकतांत्रिक तरीके से, हालांकि उनकी पार्टी की जीत है, वे निर्णय ले सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंततः जनता सर्वोपरि होती है, जनता बड़ी होती है, जनता ऊपर होती है। लेकिन जनता के जनादेश को नकार कर, उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर, अपने मन माफिक कैंडिडेट को यानी उम्मीदवार को भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है। और इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, ये लाल कृष्ण आडवाणी के समय के बड़े नेता थे। इन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के निर्णयों ने इस मुकाम तक पहुंचाया था। नरेंद्र मोदी धीरे धीरे लाल कृष्ण आडवाणी के सभी, उनसे जुड़े सभी नेताओं को साइड कर रहे थे। अंत में जो 3 बड़े नेता बचे हुए थे, अंततः इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की टीम लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में आगे आई हुई नेताओं को साइड करने में पूरी तरह सफल हो गई है। और उसका परिणाम अब यह देखने को मिला है कि राम मंदिर के उद्घाटन में जिस आंदोलन की नींव ही लाल कृष्ण आडवाणी ने रखी थी, उन्हें न्योता तो दिया गया, लेकिन यह भी कह दिया गया कि आप न आए तो अच्छा है, और उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। जाहिर सी बात है कि 92 इयर्स ओल्ड कोई बहुत बूढ़े
बूढ़ा होना नहीं होता है। 89 ईयर्स ओल्ड मुरली मनोहर जोशी जी का है, बहुत बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि पूरे भारत में लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी तीर्थ यात्रा समझकर ही लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को ससम्मान राम मंदिर के उद्घाटन में आने के लिए खुद आग्रह करते, तो भी कहीं न कहीं उनके पारिवारिक संस्कार का कोई एग्जाम्पल दिख सकता था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के सामने जैसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में यह बात रह जाती है, यह कसक सी उठती है कि डिजर्विंग प्राइम मिनिस्टर भाजपा जब 2014 में जीती थी थे तो लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन उनके पास मेरी जो समझ है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता तो थे, लेकिन जो राजनीति में प्रचलन हुआ है व्यवसायियों के हाथ होने का नेताओं के पीछे, वह लाल कृष्ण आडवाणी जी के पीछे नहीं था। वह था यानी अंबानी अडानी का हाथ तो था नरेंद्र मोदी जी के पीछे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी जी बनते बनते रह गए। और यह आखिरी जो खबर आई है चंपत राय जी के हवाले से जो पुष्टि की गई है कि उनके उम्र के लिहाज से रिक्वेस्ट किया गया है कि वे ना आए तो अच्छा। जाहिर सी बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अगर राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे और नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने आएंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से किरकिरी का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन्हें आंखें चुराने की नौबत भी आ सकती है। इसी के साथ आज का यह शो मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।